अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होके साथ खैरियत से होगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप सबसे सॉरी कि वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, लेकिन आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा लंबी हुई तो मैं इसके पार्ट्स बना दूँगा और कोशिश मैं करूँगा कि जितनी जल्दी लास्ट टाइम हमने 2012 और 13 के पास पेपर में से MCQs डिस्कस किए थे, आज की वीडियो में हम 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और जो फेडरल बोर्ड ने सैम्पल पेपर दिए हैं उसके MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट्स में हो या सिंगल पार्ट में हो। उसके साथ साथ स्टूडेंट मैं ज़्यादातर MCQs के डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पे लगाऊंगा। जो मुझे लगेगा कि काफ़ी मुश्किल MCQs है या आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा वो मैं सॉल्व करवाऊँगा। बाकी अगर आपको फिर भी किसी MCQs में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बेशक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, नीचे कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो विदाउट अब एनी डिले स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो हमारे पास यहाँ पे पेपर है, ये पेपर हमारे पास 2014 का पेपर है और सबसे पहले जो इसमें MCQs है वो है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, तो ये आपको पता है ये डिस्टेंस की यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट अब MCQs है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड, ये हमें पता है टॉर्क है। थर्ड MCQs में कह रहा है इफ़ RX इज़ नेगेटिव, मतलब X कॉम्पोनेंट जो है वो नेगेटिव है, Y कॉम्पोनेंट अगर पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेंट की बात हो रही है ये आपसे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे हमें पता है ये रूल्स आपकी बुक में लिखे होंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हो तो आपका जो आंसर आता है 5 आंसर आएगा, उसमें से आप 180 माइनस करते हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है इफ़ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ हाफ टू इट्स मैक्सिमम रेंज। ठीक है, अगर आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम का अगर हाफ हो जाए तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे कि रेंज का फॉर्मूला हमें पता है कि R इज़ इक्वल टू VI² साइन 2 थीटा ओवर G। ठीक है, अब देखें, अब जो मैक्सिमम रेंज है वो आपके पास फॉर्मूला है उसका VI² ओवर G। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में जो ये VI² ओवर G लिखा हुआ है इसकी जगह मैं R मैक्स पुट कर दूंगा, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी R इज़ इक्वल टू R मैक्स इंटू साइन 2 थीटा। तो ये इक्वेशन सबसे पहले आपने बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपकी रेंज मैक्सिमम का हाफ हो, तो मतलब आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम का हाफ हो। ठीक है, तो यही इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी R मैक्स डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू R मैक्स साइन 2 थीटा। अब मैक्स और मैक्स कैंसिल हो गए, तो ये बचा साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1/2, और फिर आप पहले साइन को उधर ले जाएं, तो 2 थीटा इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/2, और साइन इन्वर्स 1/2 होता है 30 डिग्री। 32 को आप दोनों से डिवाइड कर दें तो 15 डिग्री। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ठीक होगा वो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इम्पल्स, तो हमें पता है इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, तो इसका आंसर आएगा न्यूटन सेकंड। MCQs नंबर 6 जो कह रहा है कि एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो ये पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं, लेकिन इसका आंसर ये 5 × 10⁻7 आता है। MCQs नंबर 7 आपके सिलेबस में नहीं है। MCQs नंबर 8 भी आपके सिलेबस में नहीं है। MCQs नंबर 9 जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स अ मोशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, तो इसमें जो स्टूडेंट आपने याद रखना है, तो उसकी वेलोसिटी का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का ग्राफ बनता है कि विद टाइम उसकी वेलोसिटी नॉन लीनियरली इंक्रीज़ करती है। MCQs नंबर 10 है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, तो ये आपने स्टूडेंट इसकी इक्वेशन याद रखनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन, ये MCQs नंबर A। ठीक है, A और B दिखने में सेम है, लेकिन ऊपर x आता है, नीचे x0 आता है। ठीक है, ये आपने बस याद रख लें इसको। MCQs नंबर 11 कह रहा है कि इफ़ अ पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड एंड अब ओपन एट द अदर एंड। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ ठीक होगी। इसमें जो है इक्वेशन नंबर उसमें कह रहा है फंडामेंटल लोड, मतलब सबसे पहली फ्रिक्वेंसी, तो इसका ऑप्शन नंबर A है। MCQs नंबर 12 में कह रहा है कि कलर सीन ऑन अब ऑयली वाटर सरफेस ड्यू टू, अब हमें जो एक ऑयल के ऊपर जो कलर नज़र आता है वो किस वजह से नज़र आता है, वो नज़र आता है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छा, MCQs नंबर 13
कि द टेक्निक यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये भी हमने पढ़ा है, इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज़ होती है। एक्सरे डिफ्रैक्शन की ये एप्लीकेशंस में ये होगा डिस्कस। MCQs नंबर 14 जो है ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। MCQs नंबर 15 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये हमें पता है 3 मल्टीप्लाई बाय, देखें अब वैसे होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन यहाँ मीटर पर सेकेंड में जो गिवन है वो वैल्यू आपको सही नहीं गिवन। तो अब ये जो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ गिवन तो है, लेकिन ये सेंटी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्योंकि अगर देखो, अगर आप सेंटी की वैल्यू पुट करो, सेंटी होता है 10⁻⁻², तो ये कितना बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो MCQs नंबर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट है MCQs नंबर 16 कि रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एनर्जी, ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद है कि द क्लाउड फॉर्मेशन इस इन एटमॉस्फेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो ये स्टूडेंट आप लोग याद रख लें कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये जो क्लाउड्स हमारे स्पेस में बनते हैं अब एटमॉस्फेयर में, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे हर ईयर के 2 पेपर गिवन होते हैं, एक जो मेन पेपर आपका आता है और एक सप्लीमेंट्री पेपर जो आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि द सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल हमें पता है सॉलिड एंगल स्टेरेडियन होता है और 1 स्टेरेडियन जो है वो 4 पाई के बराबर होता है। पाई की अगर आप वैल्यू पुट करो 3.14, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद कह रहा है कि हाउ वुड द 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ़ दे वर टू कंबाइन टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अब ऐसे वेक्टर्स जिनका ओरिएंटेट करें और रिजल्टेंट भी वही सेम मैग्नीट्यूड का है तो उनके दरमियान एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन 120 नहीं गिवन तो हम डी ऑप्शन लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि अ पॉजिटिव चार्ज इज़ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन विथ, अब देखिए वो कह रहे हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और दूसरी चीज़ उसकी डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो उसका मतलब ये है कि क्योंकि हमें पता है अगर एक पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही उसका मतलब ये है कि उसका जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये सेकेंड ईयर में आप डिटेल में पढ़ोगे, फिलहाल इसको बस याद रख लें। MCQs नंबर 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स रॉकेट मोशन, तो रॉकेट मोशन ये MCQs नंबर डी है। MCQs नंबर 5 में कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी vi एंड एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एट व्हाट पॉइंट्स इट्स वेलोसिटी vi cos थीटा, ठीक है, कि अब आपके पास किस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ vi cos थीटा रह जाएगी, तो ये हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पे। अगला कह रहा है कि द वर्क डन टू मूव अ बॉडी अलॉन्ग x एक्सिस इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ अप्लाइड फोर्स इज लाइड इन, देखें अब वो कह रहा है कि फोर्स जो है वर्क डन आप पॉजिटिव कब लोगे, अगर बॉडी अलॉन्ग x एक्सिस मूव कर रही है। तो देखें अगर बॉडी अलॉन्ग x एक्सिस मूव कर रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होने के लिए जो है फोर्स भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, और फोर्स को अगर आप अलॉन्ग x एक्सिस ले रहे हो तो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में फोर्स पॉजिटिव होगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको अब ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला कह रहा है, अब ये जो बुक में टेबल गिवन है आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ से गिवन है, MCQs नंबर 7, और अब इसमें कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड डिस्क, ठीक है, अब सॉलिड डिस्क का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई थिंक 1/2 mr² होता है। उसके बाद कह रहा है एन एयरलाइन पायलट कैन फाइंड हिज पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ विथ एक्यूरेसी, ठीक है, तो एक्यूरेसी के साथ जो है ये आपका सिलेबस में नहीं है वैसे। उसके बाद कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ बेस्ड अपॉन, तो ये हमें पता है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अगर कहेगा तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और अगर एनर्जी कहेगा तो बर्नौली इक्वेशन। उसके बाद कह रहा है कि इन मैस स्प्रिंग सिस्टम द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो ये हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, और ये बी ऑप्शन भी हो सकता था अगर ओमेगा स्क्वेयर होता। MCQs नंबर 11 जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। MCQs नंबर 12 जो है कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एट 20 डिग्री से, अब ये मेरे ख्याल से टेबल होगा आपकी बुक में शायद, अगर नहीं भी गिवन
तो ये फिर इसका ऑप्शन नंबर बी है। और उसके बाद अगला कह रहा है कि स्टार्स मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ शो। अब देखें स्टार्स जो अर्थ की अब करीब आ रहे हैं वो कौन सा शिफ्ट दिखाएंगे, वो ब्लू शिफ्ट दिखाएंगे, ठीक है। और जो चीज़ दूर जा रही हो, अवे जा रही हो, वो रेड शिफ्ट दिखाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ उनकी वेवलेंथ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वो रेड शिफ्ट दिखाते हैं। और जो चीज़ें अर्थ के करीब आ रही होती हैं वो वेवलेंथ कम दिखाती हैं, फ्रिक्वेंसी हाई दिखाती हैं, तो वो ब्लू शिफ्ट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रोसेस यूज टू, अब यहाँ पे डिटरमाइन द ऑप्टिकल, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड, ठीक है। शुगर अगर आपने ब्लड में पता करनी हो तो उसके लिए टेक्निक यूज़ होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि द यूनिट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, तो ये हमें पता है, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद MCQs नंबर 16 कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज़ यहाँ पे डिटरमाइंड बाय, तो ये स्नेल्स लॉ है। गैस इज़ क्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, द प्रोडक्ट ऑफ P एंड V, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ P एंड V क्या होता है, ये होता है वर्क डन। तो ये जो था ये 2014 के पेपर्स थे। इसके बाद जो है ये 2015 का पेपर है, ठीक है। तो 2 पेपर आज कवर करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट 2 पेपर्स। तो 2015 का जो पहला MCQs है ये सिलेबस में नहीं है, देखें। फिर लाइट ईयर वाला दोबारा आ गया कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगले में कह रहा है कि A, अगर वेक्टर A को आप J से मल्टीप्लाई करें, तो देखें डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ वो कंपोनेंट मतलब रह जाते हैं जो सेम होते हैं। तो समझ लें A के पास तीनों कंपोनेंट हैं, A के पास X कंपोनेंट भी है, A के पास समझ लें Y कंपोनेंट भी है, और A के पास Z कंपोनेंट भी है, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो J से, तो सिर्फ J वाला कंपोनेंट रह जाएगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगी, तो मतलब सिर्फ Z कंपोनेंट रह जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। MCQs नंबर 4 जो है उसमें वो ये कह रहा है आपके पास, बल्कि सॉरी देखें J वाला कंपोनेंट जो है वो सिर्फ आपके पास बच जाएगा, ये ऊपर वाले MCQs में ठीक कर लें, ठीक है, क्योंकि J से मल्टीप्लाई होगा ना, तो J वाला कंपोनेंट बच जाएगा, मतलब सिर्फ Y कंपोनेंट बच जाएगा, Z कंपोनेंट और X कंपोनेंट दोनों ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कह रहा है कि 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड F आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द रिजल्टेंट। तो आपने इस तरह की डायग्राम बना लें, एक फोर्स इस तरह है, एक फोर्स इस तरह है, और आपने इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट इस तरह होगा इनका, ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट के लिए आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बेस का स्क्वायर F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर और यहाँ पे रिजल्टेंट का स्क्वायर, फिर दोनों साइड आप ऐड करके रूट ले लो, तो ये आ जाएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs जो है वो कह रहा है अ बॉडी इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर 3 सेकेंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर डेफिनेटली उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो फिर तो चेंज नहीं आ रहा। MCQs नंबर 6 है कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो वैसे टाइम का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, टाइम का वैसे फार्मूला होता है 2VI sin θ/g, लेकिन ये जो टाइम है ये पूरा पॉइंट, ये पूरी प्रोजेक्टाइल का होता है, जहाँ से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुई, जहाँ प्रोजेक्टाइल जाके ख़त्म हुई। तो वो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ स्टार्ट से लेकर मैक्सिमम तक पूछ रहा है, तो इसी को आप 2 पे डिवाइड कर दोगे, तो जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो VI sin θ/g। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। MCQs नंबर 7 कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम आपको पता है, आप रेंज का फॉर्मूला यूज़ कर लें, VI² sin 2θ/g, और मैक्सिमम तब आएगा जब आप थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे, तो sin 2θ 1 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। MCQs नंबर 7 में कह रहा है कि 45 अब रेवोल्यूशन पर मिनट रेडियन पर सेकंड में कितने होंगे। तो इसको आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, अगर आपने रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो इसको आप 2π से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड करोगे, तो इसको आप सॉल्व किएगा और इसमें आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आता है।
9th MCQ सिलेबस में नहीं है आपके। 10th MCQ कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, तो वो कह रहा है एम्पलीट्यूड x है और वो एक अपने टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस आपके पास कवर करेगी। तो इसको सिंपल आप पेंडुलम ही समझ लें। ठीक है, तो समझ लें कि आपके पास सिंपल पेंडुलम जो है वो अपनी किसी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और आपने इसकी एक वाइब्रेशन कब पूरी करनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया पहले, फिर वो यहाँ से यहाँ तक, तो इस उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और वो कह रहा है कि जो आपके पास एम्पलीट्यूड है, मतलब उसकी मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो टोटल डिस्टेंस है वो x0 है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले वो सेंटर पे आया होगा तो उसने x0 कवर किया, मतलब मेन पोजीशन पे, फिर वो मेन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया होगा, दोबारा x0 कवर किया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मेन पोजीशन आया होगा x0, फिर अपनी मेन पोजीशन से दोबारा उसी एक्सट्रीम पोजीशन पे x0। तो ये x0 4 दफ़ा हैं, इन सबको आप ऐड कर लोगे तो 4x0। तो MCQs नंबर 10, MCQs नंबर 10 का आंसर है D। अब नेक्स्ट है 11th, इसमें कह रहा है कि दैट अ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स टाइम पीरियड। तो ये तो आपको पता है, इसका फॉर्मूला B है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, वैसे तो 2πf होता है, सॉरी वैसे तो टाइम पीरियड का आपको फार्मूला पता है ना, T इज इक्वल टू 1/f, तो उसी में आप चेंजिंग करो तो ये 2π/ω बन जाएगा। उसके बाद MCQs नंबर 12, MCQs नंबर 12 में कह रहा है कि डैश ऑफ लाइट प्रूव्स दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्सल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हमें पता है पोलराइजेशन। MCQs नंबर 13 सिलेबस में नहीं है, 14 भी सिलेबस में नहीं है, 15 भी सिलेबस में नहीं है। 16 MCQs जो है वही कह रहा है कि इफ़ हीट Q is absorbed or rejected by the system at correspondence temperature T when the system is taken through a Carnot cycle and Q3 is the heat absorbed or rejected by the system when it is at the triple point of temperature। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ यहाँ पे वाटर क्या होता है 273.16, जिस पे वाटर की तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट अब एग्जिस्ट करें, मतलब सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। तो कह रहा है कि अननोन टेम्परेचर बताएं। ठीक है, अब इसका देखें सिंपल सा फार्मूला ये होता है, इसका ये होता है कि T/273.16 इज इक्वल टू Q/Q3। ठीक है, इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो Q/Q3 इंटू 273.16। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर इसमें D ठीक है, 273.16। अगला MCQ जो है यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की यूनिट के लिए आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला पता हो, S इज इक्वल टू डेल्टा Q/T। अब डेल्टा Q क्या है, हीट है, हीट की यूनिट क्या होगी जॉल, और टेम्परेचर है नीचे, इसकी यूनिट केल्विन, तो एंट्रोपी की यूनिट बनी जॉल पर केल्विन। तो ऑप्शन नंबर इसका B ठीक है। इसी तरह 2015 का भी एक और पेपर आपको गिवन होगा और उसमें सबसे पहला जो MCQs है वो कह रहा है कि इस रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ, ये हमें पता है, सॉलिड एंगल। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए आपको मैं सिंपल सा ये फार्मूला बस याद रख लें कि FD इज़ इक्वल टू 6π ईटा RVT। ठीक है, तो आपने ईटा की डायमेंशन निकालनी है, तो ईटा इज़ इक्वल टू FD ओवर 6π RVT। ठीक है, अब बस आप इनकी डायमेंशंस पुट कर दें, F की जगह बेशक MA लिख लें और 6π तो की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको ना लिखें, R और VT लिख लें। अब बस अब इनकी डायमेंशन पुट कर लें। M की यूनिट जो है वो मैस है, M आ गई। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए LT-2, और नीचे R है मतलब रेडियस है, तो वो भी लेंथ की को रिप्रेजेंट करता है, वो L आ गया, और वेलोसिटी की LT-1। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करें, इनको आप एक में कर लें MLT-2 और साथ में अब ये L ऊपर जाके L-1 हो गया और सारी टर्म्स जो हैं L-1 T+1। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये एक L और एक L-1 कैंसिल हो गए, तो ये बच्चा ML-1 T-1। ठीक है, तो ये आप देखें कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक है, ML-1, ये ऑप्शन नंबर D ठीक है इसका। अगले में कह रहा है इफ़ x कॉम्पोनेंट ऑफ यहाँ पे वेक्टर
इज़ पॉजिटिव एंड वाई कॉम्पोनेंट इज़ नेगेटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एंगल जो फाई एंगल है वो बताएं क्या होगा उसका। तो ये आपने अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो इसका चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि आप 360 में से माइनस करोगे। देखें अगला एमसीक्यू भी कुछ वैसा ही है कि एक वेक्टर ए है, उसके पास एक्स कंपोनेंट भी है, उसके पास वाई कंपोनेंट भी है और उसके पास जी कंपोनेंट भी है, और उसको आपने के से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ के वाली टर्म रह जाएगी, बाकी सारी ज़ीरो हो जाएंगी, मतलब उसके पास जी कंपोनेंट रह जाएगा। तो अगर आप किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के से मल्टीप्लाई करो तो जी कंपोनेंट रह जाएगा, किसी वेक्टर को जे से मल्टीप्लाई करो तो वाई कंपोनेंट रह जाएगा, और किसी वेक्टर को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स कंपोनेंट रह जाएगा। अगला कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो ये हमें पता है फोर्स और अगर आप टाइम को मल्टीप्लाई करो तो वो इम्पल्स बनता है। उसके बाद कह रहा है फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एंगल इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल द सेम। कॉन्सेप्ट देखिए हमें पता है कि वो एंगल्स के लिए सेम होगा जिनका सम क्या आए, सम जिनका 90 आए। अब देखें कौन से यहाँ दो एंगल्स हैं जिनका आप सम करो तो वो 90 बन रहा है। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मैस m हैज़ मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बस काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन होती है हाफ mv², इसमें आप mv इंटू वी करके लिख लें, तो ये जो mv आ रहा है इसकी जगह मोमेंटम लिख लें तो ये बन जाएगा pv। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा नहीं बल्कि इस तरह नहीं, इसको उसने थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब वो वेलोसिटी को यहाँ से गायब करना चाह रहा है। तो आप इसी इक्वेशन को जो है v से मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें, तो ये सॉरी m से मल्टीप्लाई भी कर लें तो m² बन जाएगा, और एक m से डिवाइड भी कर दें तो ऊपर जो बन जाएगा वो बन जाएगा mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो ऊपर जो mv आ रहा है उसकी जगह आप p लिख लें तो p² ओवर m। तो ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई p² ओवर 2m। तो ये ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी आपके पास p² ओवर 2m। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमें पता है किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है अब एनर्जी की। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग व्हील्ड अराउंड अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक्सेलरेशन गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है आपने। ठीक है, रेडियन पर सेकंड में। तो आपका जो डाटा गिवन है, आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको रेडियस 20 सेंटीमीटर गिवन है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर, और आपने ओमेगा निकालना है। ठीक है, तो ए सी का फार्मूला यूज़ कर लें, ए सी इज़ इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल लें, ए सी ओवर आर स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, सारी वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आ जाएगा 49। तो दोनों साइड आप रूट ले लें। ठीक है, ये फार्मूला देख लीजिएगा, ओमेगा स्क्वायर आर था, मैंने गलत लिख दिया था। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 7। फिर उसके बाद आप फार्मूला यूज़ कर लें, ओमेगा आ गया आपके पास, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये आंसर है। आप देखें कौन सा आंसर आपके पास ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट एमसीक्यूज में कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ फॉग ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस आर डेंसिटी दिस ऑफ डेंसिटी ऑफ विस्कोसिटी। तो ये मेरे ख्याल से बुक ही की इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, और अगर आप बुक में इस इक्वेशन को देखो तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है कि 1 टॉर जो है वो कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो ये 133.3 के बराबर है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12 है, और एमसीक्यूज नंबर 12 में कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग मैस m अटैच टू द एंड ऑफ अ इलास्टिक स्प्रिंग। ठीक है, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन पता है हाफ kx²। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ kx²। ठीक है, अब अगर आप देखो 1/2 कैंसिल हो गए तो mv² इज इक्वल टू kx²। फिर आप जो है v² की इक्वेशन बन जाएगी
वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर ओवर एम, ठीक है, और दोनों साइड आप रूट ले लो तो के एम और बाहर एक्स आ गया। तो आई थिंक इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर इसका बी। अच्छा अब देखें, उसने मैक्सिमम, ये तो वैसे आपके पास जनरल इक्वेशन आ गई ना वेलोसिटी की, लेकिन अगर मैक्सिमम पूछेगा तो वी नॉट लगा देगा और इधर एक्स नॉट लगा देंगे, बाकी के और एम तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपके पास ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे पीरियोडिक यहाँ पे वाइब्रेशंस ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड लाउडनेस, तो ये हमें पता है बीट्स कहलाती हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 में कह रहा है कि ब्रैग्स इक्वेशन, तो ब्रैग इक्वेशन आपको याद हो 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेम्डा। एमसीक्यूज नंबर 15 सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, ठीक है, अभी वैसे अगर आपको याद होता है तो कर लें, डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35 to 40% होती है, और जो पेट्रोल इंजन होता है पेट्रोल की एफिशिएंसी कम होती है, वो 25 से 30% के अराउंड होती है। और लास्ट एमसीक्यूज है कि यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो अगर ये याद होता है तो बेशक कर लें, ये होता है क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू थोड़े से बाहर से भी आ जाते हैं, डिफरेंट भी आ जाते हैं। तो इसका फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू LF इंटू M, तो ये आपने LF की यूनिट निकालनी है, तो LF की फार्मूला बन जाएगा Q ओवर M, तो Q की यूनिट जाउल और इसकी यूनिट kg, तो जाउल पर kg, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो ये भी हमने 2014 और 15 के कवर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आज ही अपलोड होगी उसमें मैं आपको 16 और 17 फिर 18 और 19, तो ये तकरीबन 3-4 वीडियोज़ होंगी, छोटी छोटी होंगी 20-20 मिनट की तकरीबन, तो आपने इनको लाजमी देखना है ताकि आपके MCQs कवर हो जाएँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।